रहने दे एक मुलाकात उधार यूं ही। रहने दे एक मुलाकात उधार यूं ही। सुना है उधार वालों को लोग भूला नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी व्याकरण का बैच शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज ये पहला वीडियो होगा। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा ही है और मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे, फिर हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, फिर तीसरी बात दोस्तों कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाषा परिवार से, और आपको मालूम ही है कि भारत के अंदर जो भाषा परिवार हैं दोस्तों वो कितने हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या है दोस्तों 4। और अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है भारोपीय, और भारोपीय का जो प्रतिशत है दोस्तों वो है 73%। और उसके बाद में है दोस्तों द्रविड़। द्रविड़ का जो प्रतिशत है दोस्तों वो है आपका 25%। उसके बाद में आता है आपका आस्ट्रिक, और आस्ट्रिक का जो प्रतिशत है दोस्तों वो 1.3% है। और उसके बाद में आता है चीनी तिब्बती, जो कि सबसे कम बोली जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे कम भाषाएं बोली जाती हैं, 0.7%। तो दोस्तों ये इसका प्रतिशत है। वो कितने परिवार हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, भारोपीय, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा परिवार कौन सा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका चीनी तिब्बती। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से जो है इसको आप क्रम में लगाएं, तो यही आपका क्रम भी होने वाला है। फिर दूसरी बात, आपसे बार बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा भारोपीय। भारोपीय के अंतर्गत ही हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है, या फिर हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका कालक्रम के हिसाब से इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों भाषा थी वो संस्कृत थी, जो कि भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे पहली भाषा मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो दोस्तों वो कौन सी भाषा है? संस्कृत है। फिर इसके बाद में जो भाषा आई दोस्तों वो है पाली, और उसके बाद में है दोस्तों प्राकृत। ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। फिर उसके बाद जो आई दोस्तों वो आई अपभ्रंश, और इसके बाद में आई दोस्तों अवहट्ट। फिर यहां से शुरुआत हो जाती है हिंदी की, जिसको हम प्राचीन हिंदी, या कुछ लोग इसको प्रारंभिक हिंदी भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी की शुरुआत यहीं से हुई थी दोस्तों। तो इसको प्राचीन हिंदी, मतलब सबसे पहले जो हिंदी बोली जाती थी, तो उसे प्राचीन हिंदी यहां से शुरुआत होती है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर दो बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूछी जाती है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का जो क्रम है वो सबसे अंत में क्या था, ठीक, सबसे पहले क्या था, सबसे शुरुआत में क्या था। तो आदि जननी का मतलब हो गया संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आपका जवाब होगा क्या? संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है अपभ्रंश से। आप कहेंगे तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अगर अपभ्रंश से हुआ है तो अवहट्ट, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट क्यों आई? यहाँ पर हिंदी होना चाहिए था, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी यहाँ पर होना चाहिए था अगर अपभ्रंश से जन्म हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अवहट्ट जो है, इसको कुछ विद्वान अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं, विकृत रूप मानते हैं। जैसे कि आप तत्सम और तद्भव शब्द जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको पता होगा तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो इसलिए दोस्तों जो ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश का ही विकृत रूप जो है वो क्या है? अवहट्ट है। इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जाती है, अपभ्रंश को ही मान्यता दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए आदि जननी, तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा अपभ्रंश।
अब दोस्तों अपभ्रंश के बारे में थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं, क्योंकि आज हम हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अंत में पढ़ेंगे दोस्तों, क्यों? ठीक है, पहले पूरा व्याकरण खत्म कर लेंगे, उसके बाद में जब हमारा साहित्य वाला हिस्सा शुरू होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि शुरू में ही आपके लिए हिंदी भाषा का इतिहास रखूं। तो आज तो ये छोटा सा, मतलब एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही संक्षिप्त परिचय है जो मैं आपको इसका दे रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एक एक बात आपके काम की होने वाली है। अब जान लेते हैं अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों अपभ्रंश की जो शुरुआत है, ठीक है, अपभ्रंश का जो विकास है या अपभ्रंश की जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ है ना, तो हम इसको मोटा मोटा मान लेते हैं 500 से 1000 ईस्वी में। 500 से 1000 ईस्वी तक जो है दोस्तों इसका कालक्रम रहा। ठीक, अब दोस्तों इस पर साहित्य कब लिखा गया, ठीक है, साहित्य कब लिखा गया या फिर किसने लिखा, ये आपसे पूछा जाता है। ये किसकी बात चल रही है, अपभ्रंश की बात चल रही है दोस्तों। अपभ्रंश के बारे में हम जान रहे हैं कि अपभ्रंश का जो कालक्रम है दोस्तों वो 500 से 1000 ईस्वी पूर्व था। ठीक, पूर्व का सॉरी 500 से 1000 ईस्वी तक था। अब इसका जो सबसे पहले साहित्य लिखा दोस्तों, पूछा जाता है कि अपभ्रंश पे सबसे पहले साहित्य किसने लिखा, तो सबसे पहले जो इस पर साहित्य लिखा गया था दोस्तों वो 8वीं सदी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 8वीं सदी में लिखा गया था। और ये लिखा किसने था, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हमारे हुए थे स्वयंभू जी ने ही 8वीं सदी में प्रथम साहित्य जो है अपभ्रंश में लिखा था। ठीक, तो अपभ्रंश में पहला साहित्य कब लिखा गया, 8वीं सदी में लिखा गया। और किसने लिखा, स्वयंभू ने लिखा था। और इसका जो कालक्रम था वो 500 से 1000 ईस्वी था। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं, जो कि आप जानने को उत्सुक भी होंगे, कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस बातों को सुनना और समझना, तभी आपकी समझ में आएगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश के जो संबंध थे वो दूसरे देशों से भी काफी हुआ करते थे। ईरानियों से हुआ करते थे, फारसियों से हुआ करते थे, और भी अलग अलग देशों से हमारे यहाँ का व्यापार का आयात निर्यात हुआ करता था। ये सब लोग आप जानते हैं, क्योंकि हमारा देश पहले बहुत ही संपन्न था अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों, जो भारत का ये वाला नक्शा है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, जम्मू कश्मीर वाला, जो कि पहले पाकिस्तान भी हमारे ही हिस्से में आता था, जो कि मतलब एक पूरा भारत था हमारा। ठीक, तो यहाँ पर एक नदी बहती थी दोस्तों, और आज भी बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ये नदी कौन सी थी, सिंधु थी। अब ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, देखो नक्शे में जो ऊपर होता है ना वो उत्तर होता है, और जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है, और जो दोस्तों इधर होता है उसको हम कहते हैं पूर्व, और जो इधर होता है उसको हम कहते हैं पश्चिम। ठीक है, तो इधर क्या है, ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई दोस्तों उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गई। तो अधिकतर जो व्यापारी आते थे दोस्तों वो इसी दिशा से आया करते थे। जब वो इधर से आया करते थे तो ये नदी बीच में पड़ा करती थी। कौन सी नदी, सिंधु नदी बीच में पड़ा करती थी। अब ज्यादा जो हमारे संबंध थे वो ईरान से थे, ईरान मतलब फारस से थे। ठीक, उसमें फारस कहलाता था, तो फारस से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे। अब फारस की जो भाषा है, मतलब होता है ना कि जैसे कि अंग्रेजों से हिंदी बोलने के लिए कहें, वो कितनी भी अच्छी हिंदी सीख लें, लेकिन उनसे इस बहाव में हिंदी नहीं बोली जाएगी जो हम और आप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका इंग्लिश बोलने का जो एक तरीका होता है वो हमसे इतना नहीं आता है, मतलब वो बहाव नहीं होता है, वो धारा नहीं होती है। तो ऐसे ही हिंदी एक इंग्लिश के मुकाबले थोड़ी टफ भाषा है। तो अंग्रेजों से उस बहाव में, उस धारा में हिंदी नहीं बोली जाती है, भले ही उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान कितना भी हो जाए। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों जो उनकी परवरिश हुई है, जो उनका माहौल बना है वो इंग्लिश का ही बना है। उसी हिसाब से हमारा मुंह, हमारी जीभ शब्दों को बोलने के उसमें आ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों ईरान के लोगों की, फारस के लोगों की जो भाषा थी वो अलग थी, और हमारी हिंदी जो थी वो अलग थी। तो इनसे सिंधु ना कहा जाता था। ठीक है, ये जो नदी थी हमारी, इसको सिंधु नहीं कहते थे, ये कहते थे दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा देश है, तो सिंधु का देश है, लेकिन ये क्या कहते थे कि ये हिंदू का देश है। सिंधु को इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू कर दिया। सिंधु को क्या कर दिया इन्होंने, हिंदू कर दिया। मतलब सा का इनसे हा निकला और धा का दा निकला। ठीक, तो सिंधु से हिंदू बना, सिंधु से हिंदू बना, और हिंद से बना दोस्तों हिंद।
हिंदू से क्या बना, हिंद, और अंत में आते आते इस हिंद शब्द में एक प्रत्यय लग गया दोस्तों, ई। कौन सा प्रत्यय लग गया, ई, बड़ी ई। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया हमारा हिंदी। ठीक है, सबसे पहले क्या, सिंधु, इन्होंने कहा सिंधु का देश, कहना नहीं आया तो क्या कहा, हिंदू का देश, और हिंदू से बना हिंद, और हिंद के अंदर जब प्रत्यय लग गया बड़ी ई, तब बन गया हिंदी। अब दोस्तों हिंदी का यहाँ पर मतलब मैं आपको बता दूं, कभी ये आप सोचोगे भाषा का नाम है, ये भाषा का नाम नहीं था उस समय। हिंदी का जो मतलब था दोस्तों, वो हिंदी का मतलब क्या था, यहाँ के नागरिकों से था। ठीक है, मतलब हिंद क्या है, हमारा देश, हिंद क्या है, हमारा देश, और हिंद में रहने वाले हिंदी। ठीक है, हिंद में रहने वाले हिंदी। जैसे कि दोस्तों कोई चीन एक देश है, चीन के नागरिक को हम क्या कहते हैं, चीनी। चीन का कोई नागरिक है, जैसे कि चीन ये देश है, और यहाँ के नागरिक को हम क्या कहते हैं, चीनी। मतलब चीन के अंदर हमने बड़ा प्रत्यय ई लगा दिया, बड़ा ई प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया, चीनी। ठीक, ऐसे ही जापान के नागरिकों को हम लोग क्या कहते हैं, जापानी। ठीक है, अब अमेरिका के नागरिकों को क्या कहते हैं, अमेरिकी। ठीक है, इसीलिए हिंद के जो नागरिक थे, हिंद के जो रहने वाले थे, उनको क्या कहा गया, उन्होंने हिंदी, हिंद में रहने वाले हिंदी। जिसपे एक मशहूर जो हमारे क्या नाम है, हमारे देश में एक आपने नाम सुना होगा, इकबाल जी का, उन्होंने एक गीत भी लिखा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हिंदी है हम, मतलब हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम का मतलब यहाँ से किसी भाषा से नहीं है कि हम हिंदी हैं, मतलब हम हिंदी भाषा है, नहीं। हम हिंदी है का मतलब होता है कि हम हिंद के रहने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह मतलब था। आगे जाकर यही शब्द एक भाषा के नाम के रूप में प्रयोग हुआ। जो हिंदी शब्द यहाँ के नागरिकों के लिए प्रयोग होता था, यही शब्द आगे चलकर एक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ, जिसे आज हम बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, जो आज हमारी राजभाषा है, और उसी को हम हिंदी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके काम की बात कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आपसे पूछा भी जाता है कि हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों आप गलती से भी ये मत कह देना कि हिंदी भाषा का ही शब्द है, क्योंकि दोस्तों अभी आपने इसका इतिहास जाना। हिंदी जो शब्द है वो कहाँ का शब्द है दोस्तों, वो फारस का शब्द है, यानी ये हिंदी फारसी शब्द है। कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और आगे भी इसकी बहुत संभावना बनी रहती है कि आगे भी आपसे ये बात पूछी जाए। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो दोस्तों आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है, क्योंकि अब दोस्तों आपके माइंड सेट में सेट हो चुका है कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति थी ये पूरी तरीके से आपके समझ में आ चुकी है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना और देखना और सुनना। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा का दोस्तों मतलब क्या होता है। ठीक, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रभाषा जो होती है दोस्तों वो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, वो जन जन की भाषा होती है, इसलिए हम राष्ट्रभाषा को दोस्तों हम जन भाषा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जन भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, जन जन की भाषा, पूरे राष्ट्र की भाषा यानी पूरे देश की भाषा, उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा या फिर जनभाषा। अब इसकी आवश्यकता कब होती है दोस्तों, इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय। ठीक है, जब हमारा देश आजाद नहीं था, ठीक, तो उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम होते थे, तो दोस्तों उनके विफल होने का जो सबसे बड़ा एक कारण होता था वो यही होता था कि हमारे पास उस समय कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं थी जिससे हम एक दूसरे राज्य में जाकर जनसंपर्क कर सकें, उनकी भाषा को हम समझ सकें और हमारी भाषा को वो समझ सकें। आपको ध्यान भी होगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो वो एक इतना बड़ा विद्रोह था दोस्तों, उसमें बहुत सारी खामियां विद्रोह नहीं थी। हमारे जो सैनिक थे या मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने भरपूर अपनी जान लगा दी, शहीद हो गए, लेकिन दोस्तों कुछ अभाव उसमें रहे, कुछ कमियां रहीं, जिसमें से एक मूलभूत कारण क्या था, राष्ट्रभाषा का ना होना। ठीक है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं थी। अब दोस्तों लड़ाई छिड़ी है दिल्ली में, और
संपर्क करना है तमिलनाडु में, तो दोस्तों ये कैसे संभव हो पाता? ये जब तक संभव नहीं हो पाता, एक तो यातायात के साधन, दूसरी बात उनसे संपर्क करना, और किसी सूरत से अगर संपर्क हो भी जाए तो हम उनको समझाएंगे किस भाषा में, या फिर वो समझेंगे किस भाषा में, तो ये सबसे बड़ा एक कारण होता था। तो राष्ट्रभाषा की जरूरत कब होती है दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम के समय होती है। तो 1857 की क्रांति से सबक लेके हमने क्या, हमारे माइंड में एक बात आने लगी, जो उस समय के लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, कि पूरे देश की एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। उसे सिखा, गांधी जी ने इस पे बहुत बड़ा प्रयास किया था। उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में जा करके हिंदी का प्रचार किया। वहां पर कई ऐसे मतलब एक तरीके से विभाग खोले जहां पर हिंदी सिखाई जा सके, समझी जा सके। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। केवल क्यों रहा था? क्योंकि पता था दोस्तों कि हम कहां पर अधिकतर मार खा जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा की जरूरत स्वतंत्रता संग्राम में होती है, और इसीलिए दोस्तों उसके 1857 की क्रांति के बाद से ही राष्ट्रभाषा बनाने का एक संकल्प ले लिया था, और 1900 से लेकर लगभग 1947 तक जो काम हुआ वो हिंदी भाषा ने किया। एक राष्ट्रभाषा के रूप में क्या थी दोस्तों? हिंदी थी। और हिंदी को जो मतलब एक राष्ट्रभाषा के रूप में अधिकतर जो माना गया सामान्यतः, वो 1900 से 1947 तक राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। क्यों ली गई थी? पुरानी गलतियों से हम सुधार कर सके। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये हमारा संवैधानिक शब्द नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा क्या संवैधानिक शब्द है, तो आप कहेंगे संवैधानिक शब्द नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, इसलिए इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों राजभाषा की। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हमने राष्ट्रभाषा को समझा, उसी तरीके से आप राजभाषा को भी समझे। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा, इसके शब्द में ही इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब होता है राजकाज की भाषा। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, सरल शब्दों में आपको समझाऊं, तो इसका अर्थ यह हो गया दोस्तों, सरकारी काम काज करने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है, सरकारी काम काज करने के लिए जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों राजभाषा। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रभाषा होती है ना, और राष्ट्रभाषा क्या थी आपको समझ में आ गया होगा, जो राष्ट्रभाषा होती है वही आगे चलकर राजभाषा बन जाती है। ऐसा ही हमारे देश में भी हुआ। कैसा हुआ कि राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो हिंदी को ही दिया गया। क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1947 तक जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी वो हिंदी थी, और इसीलिए दोस्तों राजभाषा के रूप में हिंदी को ही अपना लिया गया। आमतौर पर अधिकतर देशों में ऐसा ही होता है। ठीक, अब ये तो हो गया इसका मतलब, और हिंदी जो राजभाषा है वो क्यों बनी। अब दोस्तों राजभाषा राजभाषा राजकाज के काम में, यानी सरकारी काम को करने के लिए प्रयोग में आती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों इसको मान्यता कब मिली? ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसको मान्यता कब मिली? तो दोस्तों इसको राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली वो मिली दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और इसलिए दोस्तों 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात और, अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन दोस्तों राजभाषा संवैधानिक शब्द है। ये बात आपको समझनी होगी। राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है ये आप जान चुके हैं दोस्तों। अगर राजभाषा की बात चली तो राजभाषा का क्या था दोस्तों? हमारे देश में बहुत सारी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तमिल भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, बहुत सारी अनेक भाषाएं, पंजाबी भी है। तो दोस्तों एक भाषा को मान्यता प्रदान करना ये उचित नहीं था। इस पे काफी बहस चली। ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हिंदी व्याकरण खत्म कर लेंगे उसके बाद में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा का इतिहास, और राजभाषा से जो बातें आज छूट जाएंगी, जो मतलब इसकी छोटी छोटी बातें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लेते हैं कि राजभाषा को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मतभेद था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों 47 के बाद हमारा देश आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। तो 2 साल तक लगभग
चर्चाएं चली किसे राजभाषा बनाना चाहिए, किसको नहीं, काफी मतभेद भी हुए। तो अंततः आते आते हिंदी को ही राजभाषा बना दिया गया। और वो कौन सा दिन था दोस्तों? 14 सितंबर 1949 का दिन था, और उसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, यह है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 10 जनवरी। ठीक, 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक हिंदी की आपके लिए छोटी सी और बहुत ही उपयोगी क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नई बातें आपने जानी होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो मेरी आपसे विनती है, हमारी मेहनत के साथ आप भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दें। दोस्तों ब्रजेश सर मैथ की क्लासें लेते हैं इसी चैनल पर, और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ते हैं और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका आधा ही अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास रखना दोस्तों, आप सच्चे दिल से अगर मेहनत करेंगे और आप यूपीएसआई का सपना आंखों में लिए घूम रहे हैं, तो दोस्तों उस सपने को दूर होने में, उस सपने को पास में आने में ज्यादा दिन नहीं है। केवल आप हमारे साथ मेहनत करते रहें, और आपने वीडियो से सीख ले लिया होगा कि हम आपको और आगे क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगली जो क्लास होगी वो वर्णमाला पर होगी। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों वर्णमाला आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कितनी भी किस तरीके से पढ़ी हो दोस्तों, अगर जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे अगर ऐसा पढ़ा हो दोस्तों, उसी दिन चैनल छोड़ देना। ये दोस्तों दावा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं भी पढ़ा हूं, मैंने भी कहीं सीखा है। तो छोटी छोटी बातें मैंने सीखी हैं जो कि किस तरीके से आपको ज्यादा समझ में आएंगी, वो सारे तरीके मैं आपको अपनाऊंगा दोस्तों। बस बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों, पूरे के पूरे अंक हिंदी में मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। शर्त यही है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।